बेटा अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने बात की थी हीट ऑफ कंबस्शन यानी दहन की उष्मा के क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए थे। फिर अपन ने स्टार्ट किया था बेटा जो अपनी टाइप्स ऑफ हीट में जो थर्ड टाइप था हीट का, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण की उष्मा। ओके, उसका मीनिंग क्या होता है बेटा, बस अपने एक पॉइंट डिस्कस किया था, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ठीक है, हेडिंग तो आपने लिख रखी है बेटा, हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण की उष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यानी इसे डेल एच न्यूट बोलते हैं बच्चों। देखो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए अपन ने क्या कहा था, उदासीनीकरण यानी न्यूट्रल कर देना। न्यूट्रल करने का मतलब क्या है, जैसे बेटा जैसे प्लस माइनस यानी हमें पता है अपोजिट चार्ज होते हैं, विपरीत आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। वहीं से ये मीनिंग लिया जाता है बेटा। ओके, कैसे, यानी न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण, यहाँ बच्चों प्लस माइनस चार्ज की बात तो नहीं होती, लेकिन उनकी जो केमिकल नेचर होती है किसी सबस्टांस की, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर, जैसे अम्ल व क्षार, एसिड एंड बेस। क्लियर, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन किसके रेस्पेक्ट में बात करेगा, एसिड और बेस के रेस्पेक्ट में बात करेगा बेटा। ओके, तो अपन ने क्या कहा था, एसिड और बेस, एसिड और बेस क्या होते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं। ओके, और हमें पता है किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, सॉल्ट का, और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। क्लियर, ठीक है। एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है वो हमेशा क्या, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो मैंने क्या कहा था बेटा, एसिड और बेस इंडिया पाकिस्तान वाली कंडीशन है, अपोजिट नेचर है, विपरीत प्रकृति है, तो साथ होंगे तो हमेशा फाइट होगी बेटा। ठीक है, और फाइट होगी, जंग होगी, तो क्या होगा बेटा, हमेशा लॉस होगा। लॉस होगा तो हमें पता है डेल एच क्या होता है, नेगेटिव के साथ। समझ में आ गया, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी, नेगेटिव होती है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो एक बात तो ध्यान रखना, एसिड और बेस की रिएक्शन में हमेशा क्या होगा, हीट का लॉस ही होगा बेटा। क्यों, क्योंकि एसिड और बेस है, अपोजिट नेचर है, तो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और हमें पता है एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, यानी अपने आप रिएक्शन करेंगे। अपने आप रिएक्शन करेंगे तो अपनी एनर्जी का लॉस भी कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, और लॉस करेगा तो क्या होगा, डेल एच नेगेटिव आएगा। क्लियर, चलो बेटा यहाँ तक तो अपने बात की थी लास्ट लेक्चर में। अब इसके आगे बात करते हैं बच्चों। देखो जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है उसका क्या होता है, एक एग्जैक्ट डाटा होता है। एग्जैक्ट डाटा किसके लिए होता है, हमने कहा था न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण का मतलब भी क्या होता है, एसिड और बेस की रिएक्शन। और जैसे आपको याद है बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रियम में अपने बात की है, एसिड और बेस कई टाइप का हो सकता है। कैसे, हमने कहा था एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। इसके बेसिस पे अगर हम रिएक्शन करवाए तो हम 4 टाइप के पेयर, 4 प्रकार के युग्म बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बना सकते हैं बेटा। एक तो अपन क्या कह सकते हैं, जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अरे समझ रहे हो ना, एस मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग, बात समझ में आई। दूसरा पेयर अपन क्या बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, यस और नो। तीसरा क्या बना सकते हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और चौथा क्या बना सकते हैं, वीक एसिड वीक बेस। मैंने क्या कहा था, सॉल्ट के फॉर्मेशन में, लवण के निर्माण में जो एसिड और बेस पार्टिसिपेट करते हैं वो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों हो सकते हैं। एक एक बात मैं नोट करवा चुका हूं आयनिक इक्विलिब्रियम में। ओके, और समझा भी चुका हूं। तो मेरा कहने का मतलब क्या, बच्चे के दिमाग में, बच्चे को एक डाटा रटवाया जाता है क्या, कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतना होगा। कितना होगा बच्चों, देखो ये डाटा कितना होता है, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, या फिर क्या होता है -57.4 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। ध्यान रखना, बच्चे को ये डाटा रटवाया जाता है, लेकिन ध्यान रखना हमेशा यही आंसर आए, कोई जरूरी नहीं है बच्चों। मैंने क्या कहा, ये आंसर आ सकता है लेकिन हमेशा यही आंसर आए, कोई जरूरी नहीं है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू। क्लियर, बच्चे के दिमाग में है सर किस कंडीशन में यह आंसर आएगा और किस कंडीशन में इससे अलग आएगा, तो ये समझने की जरूरत है। कैसे बेटा, मैंने क्या कहा, एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, और इसमें जो हीट का लॉस होगा उसे बोलेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, चलो बच्चों अब क्या कहेंगे, अगर एसिड और बेस की अपन बात करें तो हमें पता है एसिड और बेस क्या हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। इसके बेसिस पे अपन रिएक्शन 4 टाइप से करवा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। यस और नो, अरे बात को समझ रहे हो। अब क्या होगा बच्चों, एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो ध्यान रखना रिएक्शन की एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होती है, मैं एग्जांपल से इस बात को प्रूव भी करूंगा। ध्यान रखना, एसिड और बेस की रिएक्शन से जब सॉल्ट बनता है तो एक्चुअल में क्या होता है, पहले एसिड और बेस का खुद आयनाइज होना जरूरी है, खुद आयनों में टूटना जरूरी है। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बच्चों खुद आयनों में टूटेगा तो क्या होगा, एक का धनायन यानी एक का कैटायन दूसरे का एनायन, एक का एनायन दूसरे का कैटायन। कहने का मतलब है पहले का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव
नेगेटिव, पहले का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, यानी अपोजिट आयन, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, अपोजिट आयन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ओके ठीक है बेटा। बच्चा कहेगा सर हमें ये पता है, बिल्कुल बेटा पता है। मेरा कहने का पर्पज क्या था कि सॉल्ट और वाटर के फॉर्मेशन के लिए जो एसिड और बेस क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो पहले खुद का आयनाइज होना जरूरी है। क्या कहा, पहले खुद का आयनों में टूटना जरूरी है, क्योंकि खुद अगर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, एक्चुअल में क्या होगा, अरे इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, रिएक्शन होगी क्या, नहीं, क्योंकि हमें पता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल में इजीली रिएक्शन होती है क्या, नहीं, केटाइन एनाइन में इजीली रिएक्शन हो जाती है पॉजिटिव नेगेटिव में। क्लियर। तो मैंने क्या कहा, जो एसिड और बेस आप यूज कर रहे हो पहले उसका खुद का आयनों में टूटना जरूरी है। जब वो आयंस में टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, तो क्या होगा, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर। चलो बच्चों देखो, मैं फर्स्ट कंडीशन बोल रहा हूं, क्या, ये वाली कंडीशन। अगर ये कंडीशन है बच्चों, देखो दोनों ही अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमें पता है, आयनिक में हमने डिटेल से पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसके ब्रेक होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, याद है ना बेटा। तो मैंने क्या कहा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके तो ब्रेक होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो वो अपने आप ब्रेक हो जाएगा, और अपने आप ब्रेक होगा इसका मतलब उसको बाहर से कोई एनर्जी देने की जरूरत है क्या, नहीं बच्चों, इसको बाहर से किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग नेचर का है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, लाइट मतलब टूटने वाला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रांगली टूटने वाला, यानी टूटने की प्रवृत्ति, ब्रेक होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, अपने आप बिना बाहर से एनर्जी गेन किया आसानी से ब्रेक हो जाएंगे, खुद ही ब्रेक हो जाएंगे, और खुद ही ब्रेक होके क्या करेंगे, सॉल्ट और वाटर आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे और इतनी हीट का लॉस करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कर रहे हो तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, फिक्स होता है, जिसकी वैल्यू ये होती है। अब स्ट्रॉन्ग बोल दिया तो चाहे कोई सा भी एसिड हो चाहे कोई सा भी बेस हो, बस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए दोनों। तो क्या होगा, एसिड कौन सा लिया बेस कौन सा लिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कहने का मतलब है बस दोनों की नेचर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कौन सा एसिड है कौन सा बेस है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा फिक्स होगा और ये वैल्यू इतनी होगी। समझ में आ गया, क्लियर। मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, जो सॉल्ट और वाटर के फॉर्मेशन के लिए आपने एसिड और बेस लिया है, अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग नेचर के है तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, फिक्स होता है, इसकी वैल्यू इतनी होती है। ओके, क्या पर इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में, यानी एक इक्विवेलेंट का अगर दोनों एक एक इक्विवेलेंट अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो किलो कैलोरी में -13.7 है, माइनस इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस होगा, आ गया समझ में, और ये हो रहा कितनी एनर्जी गेन होगी, यानी लॉस कितना होगा 13.7 है, और किलो जूल में बोले तो क्या होगा 57.4 किलो जूल, किसके लिए, पर इक्विवेलेंट के लिए। ये तो कब होगा बेटा, जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो। क्लियर। चलो बेटा अब बात करते हैं क्या इस कंडीशन की। इस कंडीशन का मतलब क्या है, दोनों में से क्या हो, कोई एक वीक हो या दोनों वीक हो। मैंने क्या कहा, सॉल्ट के फॉर्मेशन के लिए जो एसिड बेस पार्टिसिपेट करते हैं, सॉल्ट के फॉर्मेशन के लिए जो एसिड बेस पार्टिसिपेट करते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। तो अपन ने क्या कहा, दोनों स्ट्रॉन्ग वाली नेचर में तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतना होगा, फिक्स होता है, और अगर दोनों में से कोई एक वीक है या दोनों वीक है तो एक बात तो श्योर है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बोला है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक तो होगा, लेकिन वीक बोला है मतलब इसके ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। ब्रेक होने की टेंडेंसी कम होती है मतलब क्या होगा, इजीली ब्रेक नहीं होगा, इजीली ब्रेक नहीं होगा मतलब बाहर से एनर्जी देने के बाद ब्रेक होगा। मैंने क्या कहा, कुछ एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। अरे सिंपल सा एग्जांपल हो बेटा, कोई बच्चा क्या इंटेलिजेंट होता है बेटा, इंटेलिजेंट वो क्यों है, क्योंकि वो खुद ही पढ़ सकता है बेटा, ठीक है, उसको बाहर से करने की जरूरत नहीं होती, यानी खुद ही वो पढ़ता है, और खुद पढ़ता है तो उसका रिजल्ट भी अलग ही श्योर होता है। क्लियर। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर एवरेज है या वीक है तो उसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती नहीं पड़ती, अरे अपने आप पढ़ता है क्या, पढ़ तो लेता है लेकिन रो रो के पढ़ता है बेटा, बाहर से एनर्जी गेन कर करके। बात समझ में आ
गई क्या, और बाहर से एनर्जी गेन कर करके पड़ता है तो क्या होता है, आना चाहिए था 80% और बाहर से एनर्जी कुछ गेन करता है मान लो 40-50%, तो क्या होता है, कैंसिल आउट हो गया, उसका स्कोर 40-50% पर ही रह जाता है। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आ गया? वही बात यहां पर है, अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, अपने आप ब्रेक होके क्या करेंगे, इतनी एनर्जी का लॉस करेंगे। बात समझ में आ गई? लेकिन दोनों में से कोई एक वीक है या दोनों वीक है तो क्या होगा, पहले आयन में ब्रेक होने के लिए कुछ एनर्जी का लॉस क्या करेंगे, गेन करेंगे बेटा। अरे सीधी सी बात है, आयंस में अगर ब्रेक होंगे तभी तो रिएक्शन करेंगे, तो पहले इनको आयन में ब्रेक करने के लिए, आयंस में ब्रेक करने के लिए एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है, यानी कुछ एनर्जी गेन करेंगे, उसके बाद रिएक्शन करके मान लो इतनी एनर्जी लॉस करे तो क्या होगा बेटा, अगर बाहर से एनर्जी गेन नहीं करते तब तो लॉस होने वाली एनर्जी इतनी होती, लेकिन बाहर से जो एनर्जी गेन हो रही है वो इसके क्या होगा, माइनस होगा या नहीं होगा? अरे इसमें से लेस होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। अरे सीधी सी बात है बेटा, मान लो अपन क्या करें, जैसे मैं कहूं मैं आपकी तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन अपोजिट साइड में कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये कौन सी कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग वाली, दोनों स्ट्रॉन्ग वाली। समझ में आ गया? यानी मैं आपकी तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं और अपोजिट साइड में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या होगा, टोटल फोर्स कितना, 10 न्यूटन ही है बच्चों। क्लियर? ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखो, ये वाली कंडीशन है सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी दोनों में से कोई एक या दोनों वीक हो तो क्या होगा, मैं आपकी तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन क्या, सीधी सी बात है, 10 न्यूटन फोर्स लगाने के लिए पहले मुझे क्या, बाहर से एनर्जी चाहिए, मेरे में एनर्जी आएगी तब मैं फोर्स लगाऊंगा। तो सपोज करो मुझे पहले क्या, मुझे मान लो 5 न्यूटन फोर्स मुझे कोई और लगा रहा है, सपोज करो आप मुझे 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो और क्या करूंगा, फिर मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, इसका मतलब फाइनली तो मैं कितना लगा रहा हूं बेटा, अरे फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग 10 न्यूटन 5 न्यूटन, तो फाइनली मैं कितना लगा रहा हूं, 5 न्यूटन फोर्स ही लगा रहा हूं। समझ में आ रहा है बेटा? मैंने क्या कहा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसेस हो रहा है तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? यही बात यहां पर हो रही है। दोनों स्ट्रॉन्ग वाली कंडीशन में तो क्या, बाहर से एनर्जी गेन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आयनाइज होकर रिएक्शन करके सोल्ट और वाटर बना देंगे। लेकिन दोनों में से कोई एक वीक है या दोनों वीक है तो क्या होगा, पहले बाहर से एनर्जी गेन करेगा फिर रिएक्शन करके लॉस करेगा। इसका मतलब है फाइनल रिजल्टेंट फॉर्म में जो लॉस होगा वो क्या होगा, इसके कंपैरिजन में कुछ कम होगा या नहीं होगा, यस और नो? तो वो क्या होता है, कुछ कम होता है। तो क्या करेंगे, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, या फिर क्या लिखेंगे बेटा, लेस देन -57.4 किलोजूल पर इक्विवेलेंट। यानी क्या होगा, अगर दोनों में से कोई एक वीक है या दोनों वीक है तो क्या होगा, उसकी एनर्जी, उसकी जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू इनसे कम होती है। बच्चा कहेगा सर कम तो होती है, लेकिन कितनी कम होती है वो डिपेंड करेगा दोनों में से कोई एक वीक है या दोनों वीक है, यानी उसको आयनाइज होने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है। क्योंकि हमें पता है हर एसिड और बेस को आयंस में ब्रेक होने के लिए अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं होती? अरे होती है। वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, एनर्जी गेन करके ही तो आयनाइज होगा। अब सपोज करो बच्चों, मान लो इसकी अपन बात करें, कोई ऐसा वीक एसिड वीक बेस था जिसको मान लो आयनाइज होने के लिए मान लो 10 किलो कैलोरी एनर्जी गेन करनी पड़ रही है। तो मैंने क्या कहा, 10 किलो कैलोरी तो गेन करेगा और फिर क्या, -13.7 का लॉस हो रहा है, तो फाइनली लॉस कितने का हो रहा है बेटा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, -3.7 आंसर आएगा। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं, यस और नो? तो ये ध्यान रखना बेटा। ओके, बच्चे को एक रटवाया जाता है क्या, कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतनी होती है, लेकिन ये 10 साल पहले का क्वेश्चन है बेटा, इसमें न्यूमेरिकल भी बनाएगा। इस कंडीशन पे ध्यान रखना, अपन डिस्कस करेंगे। ये कंडीशन कब होती है, जब दोनों ही स्ट्रांग हो, ध्यान रखना बेटा। क्लियर? क्योंकि दोनों स्ट्रांग होंगे तो अपने आप रिएक्शन कर जाएंगे, आयंस में ब्रेक होके बाहर से आपको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, यानी यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होगा, एक दिशीय प्रक्रम होगा। क्लियर? लेकिन दोनों में से कोई एक वीक है या दोनों वीक है तो पहले उनको आयंस में ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी वो एसिड बेस एनर्जी गेन करेंगे और फिर रिएक्शन करके लॉस करेंगे। तो कुछ लॉस करेंगे कुछ गेन करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेते हैं और वो डिफरेंस क्या आता है, इससे कम आता है। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? तो ये ध्यान रखना। मेरा कहने का मतलब क्या, एक लाइन में लिखाता रटवाता आपको क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतनी होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड वीक बेस, ये लास्ट वाली तीनों कंडीशन, इस कंडीशन में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इससे कम होती है। लेकिन क्यों कम होती है, समझ में आ गया? क्लियर? अभी तो मैंने खाली वर्बली समझाया बेटा, बोल के समझाया आपको, मैकेनिज्म से इस बात को प्रूफ भी करें
करेंगे कि सर कैसे होती है, बोर्ड पे जगह कम इसलिए मैं मैकेनिज्म अलग से बताऊंगा। अभी समझ में आ गया? यस और नो? रिको डाउट? लिखो बेटा, स्टेटमेंट लिखो। तो कल अपन ने क्या कहा था, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है बेटा, यानी एसिड और बेस के वन इक्विवेलेंट एसिड और बेस के कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो एमिटेड हीट होती है उसे अपन ने क्या कहा था, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यानी एक तुल्यांक अम्ल व क्षार के पूर्णतः उदासीनीकरण के दौरान उत्सर्जित ऊष्मा उदासीनीकरण की ऊष्मा कहलाती है। यहां तक अपन ने कल बात की थी, याद है ना? क्लियर? चलो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन the heat of neutralization 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 of strong acid and strong base the heat of neutralization of strong acid and strong base the heat of neutralization of strong acid and strong base the heat of neutralization of strong acid and strong base is always definite is always definite is always definite is always definite the heat of neutralization of strong acid and strong base is always definite। बच्चों स्टामा कर लेना इस पॉइंट को, जो अपन बोल रहे हैं अभी स्टामा कर लेना, ध्यान रखना। इज ऑलवेज डेफिनेट विच इज इक्वल टू ये डाटा लिखो बच्चों और इस डाटा को अंडरलाइन कर लेना, ध्यान रखना। विच इज इक्वल टू -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट और -57.4 किलोजूल पर इक्विवेलेंट। -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट और -57.4 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। ठीक है? एंड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस। कौन से एसिड बेस है बेटा? अगर स्ट्रॉन्ग बोल दिया मतलब फिक्स वैल्यू होगी। क्लियर? एंड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस। डज नॉट डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस। does not depend on types of acid and base। क्लियर? हिंदी में लिखो बेटा, लिखो परबल अम्ल व परबल क्षार। हिंदी में लिखो परबल अम्ल व परबल क्षार। परबल अम्ल व परबल क्षार के उदासीनीकरण की ऊष्मा का मान। परबल अम्ल व परबल क्षार के उदासीनीकरण की ऊष्मा। परबल अम्ल व परबल क्षार के उदासीनीकरण की ऊष्मा सदैव नियत होती है। परबल अम्ल व परबल क्षार के उदासीनीकरण की ऊष्मा सदैव नियत होती है। परबल अम्ल व परबल क्षार के उदासीनीकरण की ऊष्मा सदैव नियत होती है, जो कि ये लिखो -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट या -57.4 किलोजूल पर इक्विवेलेंट होती है तथा अम्ल व क्षार के प्रकार पर निर्भर नहीं करती। तथा अम्ल व क्षार के प्रकार पर निर्भर नहीं करती। तथा अम्ल व क्षार के प्रकार पर निर्भर नहीं करती। अम्ल व क्षार के प्रकार पर निर्भर नहीं करती। अम्ल व क्षार के प्रकार पर निर्भर नहीं करती। लिख लिया बेटा? लिख लिया क्या? चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो बेटा, स्टामा करके लिखना। लिखो द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ the heat of neutralization of strong acid plus weak base, ये वाली कंडीशन, heat of neutralization of strong acid plus weak base और weak acid plus strong base और weak acid और weak base, समझ रहे हो ना? तीनों कंडीशन है बेटा। the heat of neutralization of strong acid plus weak base
कॉमा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस इज लेस देन -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट और -57.4 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, इज लेस देन -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट और -57.4 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, because some amount of heat is used in ionization of weak electrolyte, because some amount of heat is used in ionization of weak electrolyte, because some amount of heat used in ionization of weak electrolyte, some amount of heat used in ionization of weak electrolyte, ब्रैकेट में लिखो बेटा, weak electrolyte मतलब क्या, weak acid और वीक बेस और बोथ, यानी एक भी वीक हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, वीक एसिड वीक बेस और बोथ। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है बेटा, वीक एसिड वीक बेस या दोनों। क्लियर? चलो हिंदी में लिखो परबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, ये तीनों लिख लो, परबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार या दुर्बल अम्ल प्लस परबल क्षार या दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार। परबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार या दुर्बल अम्ल प्लस परबल क्षार या दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार के उदासीनीकरण की ऊष्मा का मान, के उदासीनीकरण की ऊष्मा का मान, के उदासीनीकरण की ऊष्मा का मान, ये लिखो लेस देन, मतलब समझ रहे हो ना, इससे या इससे कम, किलो कैलोरी में तो ये और किलो जूल में तो ये कम होता है, लेस देन ये लिख लो, क्योंकि कुछ ऊष्मा की मात्रा, क्योंकि कुछ ऊष्मा की मात्रा क्योंकि कुछ ऊष्मा की मात्रा क्योंकि कुछ ऊष्मा की मात्रा दुर्बल वैद्युत अपघट्य, क्योंकि कुछ ऊष्मा की मात्रा दुर्बल वैद्युत अपघट्य, क्योंकि कुछ ऊष्मा की मात्रा दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य ब्रैकेट में लिखो बेटा, WA और WB और बोथ का मतलब होता है दोनों, क्योंकि कुछ ऊष्मा की मात्रा दुर्बल वैद्युत अपघट्य के आयनन में प्रयुक्त होती है, के आयनन में प्रयुक्त होती है। कुछ ऊष्मा की मात्रा दुर्बल वैद्युत अपघट्य के आयनन में प्रयुक्त होती है। बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? चलो ये तो बेटा देखो खाली स्टेटमेंट मैंने लिखाया कि एक्चुअल में होता क्या है, मैंने थ्योरेटिकल बेटा कॉन्सेप्ट बताया कैसे करना क्या करना। अब इस बात को क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल बच्चों देखो मैकेनिज्म से इस बात को प्रूफ करता हूं कैसे होता क्या होता, तो समझते जाना बेटा। देखो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं ये ले रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल जैसे न्यूट्रलाइजेशन, क्या कहा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ Na प्लस Sb। बच्चों देखो कैसे करना है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन करवा के देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। ओके चलो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो हमें पता है अपना बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, HCl। अरे ध्यान है ना, जैसे मैं HCl लिखूं बेटा, एक्वस स्पीसीज है और हमें पता है NaOH। अरे ये तो ध्यान है ना, ये एसिड है ये बेस है, या अभी तक अंधेरे में जी रहे हो बेटा, ये तो ध्यान है ना, क्लियर। ये HCl एसिड है, ये क्या है, बेस, NaOH बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस। हमें एग्जांपल किसका लेना है,
स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन करवा के देखते हैं, उसके बाद देखेंगे वीक वाली कंडीशन। ओके चलो, अब ये दोनों अगर रिएक्शन करेंगे तो इसकी जो हीट होगी हमें पता है, इसको बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर? ठीक है बेटा, अब देखो दोनों की रिएक्शन से क्या बनता है, मैंने क्या कहा था, एसिड और बेस रिएक्शन कैसे करते हैं, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, काम खत्म। कैसे? H+, अरे इसका पॉजिटिव कौन है H+, इसका नेगेटिव कौन है Cl-, इसका पॉजिटिव कौन है Na+, इसका नेगेटिव कौन है OH-, तो इसका नेगेटिव Cl-, इसका पॉजिटिव Na+, तो क्या होगा बेटा NaCl, yes or no? क्लियर? ठीक है, अब इसका पॉजिटिव H+ और इसका नेगेटिव OH-, तो क्या बनेगा बच्चों H2O लिक्विड। समझ में आ गया? नॉर्मली तो अपन ये लिखते हैं कि ऐसी रिएक्शन होगी, लेकिन ये तो क्या अपन डायरेक्टली रिजल्ट लिखते हैं बच्चों। ओके, एक्चुअल में इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है बच्चों समझना। मैंने क्या कहा था, अगर ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो पहले खुद को आयनाइज होना जरूरी है, आयंस में ब्रेक होना जरूरी है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक होना जरूरी है। ओके ठीक है बच्चों, देखो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जिन बच्चों ने अपना जो इंग्लिश मीडियम सेकंड बैच है बेटा उसमें आयनिक अभी हुआ नहीं है बेटा, वो पढ़ाऊंगा क्या, इलेक्ट्रोलाइट। फिर सुन लेना, वैद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है इलेक्ट्रो, पॉजिटिव नेगेटिव, लाइट मतलब ब्रेक होने वाला। क्लियर? अगर अपने आप ब्रेक हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसकी ब्रेक होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, अपने आप ब्रेक हो जाएगा, उसको कहने की जरूरत नहीं है, यानी कुछ अलग से हेल्प की जरूरत नहीं है। क्लियर? वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब ब्रेक होने की टेंडेंसी कम है बेटा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। वीक होने की टेंडेंसी कम है मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेक होने की टेंडेंसी कम है मतलब क्या, ब्रेक तो हो जाएगा लेकिन अपने आप नहीं होगा, उसे सॉल्वेंट टाइप से बाहर से कोई यानी एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए। क्लियर? ठीक है बेटा, तो क्या होगा, अपने आप ब्रेक होने की टेंडेंसी है तो स्ट्रॉन्ग, और क्या अपने आप ब्रेक होने की टेंडेंसी नहीं है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमें पता, पहली बात हो देखो रिएक्शन करने के लिए क्या होगा, अरे H+ एक्वस और क्या होगा Cl- एक्वस। यस और नो? हमें पता रिएक्शन करने के लिए HCl पहले H+ और Cl- में ब्रेक होगा, लेकिन ये बताओ इसको आयंस में ब्रेक करने के लिए अरे अलग से हीट देनी पड़ेगी क्या? नहीं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑलमोस्ट 0 होगा, क्योंकि हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसको ब्रेक करने के लिए बाहर से कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा, अब बात करते हैं इसकी, दूसरे की NaOH की। हमें पता ये भी अगर रिएक्शन करेगा तो पहले क्या होगा, अरे Na+ एक्वस प्लस OH- एक्वस में ब्रेक होगा या नहीं होगा? होगा बच्चों, ये भी हमें पता है स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो सीधी सी बात है, इसको आयंस में ब्रेक करने के लिए ये भी कोई बाहर से हीट की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, ये भी ऑलमोस्ट 0 होगा। क्लियर? चलो बेटा, अब देखो ये अपोजिट जो आयंस है, अपोजिट आयंस है, ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में अगर रिएक्शन करे तो बेटा क्या होता है, देखो Na+ एक्वस और क्या Cl- एक्वस, और ये दोनों क्या है H2O लिक्विड। मान लो H+ और OH रिएक्शन कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों क्या होगा, Na+ और Cl-, देखो अपोजिट आयंस है, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, तो क्या होगा, इनको रिएक्शन करने के लिए बाहर से हीट देने की जरूरत है क्या? अरे सीधी सी बात है, बहुत इजीली दोनों आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसके लिए भी कोई बाहर से हीट देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? यानी ΔH आयनाइजेशन का मतलब क्या है, आयंस को रिएक्शन करवाने के लिए या ब्रेक करने के लिए। ΔH आयनाइजेशन इक्वल टू यहां भी क्या है, 0 है। मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, देखो इन दोनों की रिएक्शन से जब ये बनता है तो ये देखो पूरे प्रोसेस में हमें बाहर से कहीं हीट देने की जरूरत पड़ी है क्या? नहीं बच्चों, यहाँ भी किसी हीट की जरूरत नहीं है बाहर से एक्स्ट्रा, यहाँ भी किसी हीट की जरूरत नहीं है, और इन दोनों आयंस को रिएक्शन करवाने के लिए भी बाहर से किसी एक्स्ट्रा हीट की जरूरत है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या होगा, कोई एक्स्ट्रा हीट की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा बच्चों, ये जो फिक्स हीट है यानी ये जो लॉस हो रहा है एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगी, और प्रैक्टिकली ये जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है, तो ΔH न्यूट्रलाइजेशन जो होता है, ΔH न्यूट्रलाइजेशन कितना, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, या फिर क्या होता है -57.4 किलो जूल पर इक्विवेलेंट होता है। समझ में आ गया? लेकिन ये किसके लिए होता है बेटा, ये जरूर ध्यान रखना है, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, उस कंडीशन में क्या होता है, ΔH न्यूट्रलाइजेशन इतना होता है जो प्रैक्टिकली फिक्स वैल्यू होती है। समझ में आ गया? क्योंकि बाहर से कोई एक्स्ट्रा हीट देने की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में है तो अपने आप आयनाइज होकर अपने आप रिएक्शन कर जाएगा, आपको बाहर से एक्स्ट्रा हीट देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? यस और नो? नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट।
कोई भी डाउट हो बोल देना जल्दी से। फटाफट नोट करो बेटा। चलो बेटा यहां तक बात ठीक है। अरे बुझाने दे क्या, बुझाने दो बेटा। चलो ये तो अपन ने क्या ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो तो हमें क्या करना है। ओके चलो अब बेटा देखो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, दोनों में से कोई एक वीक हो। अगर दोनों भी वीक हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन अपन मैं मान के चला हूं जैसे मान लो एक कंडीशन, हर कंडीशन हमें डिस्कस करके टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है बेटा, एक समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता वीक वाली कंडीशन में 3 कंडीशन आ सकती है। क्या? यानी एसिड बेस में से दोनों में से कोई एक वीक हो या दोनों वीक हो, एक समझ लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ओके कैसे करना बच्चों, देखो समझना इस बात को। मैंने क्या लिखा है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो क्या वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बनाओ। ओके चलो बेटा देखते हैं, जैसे मान लो वीक एसिड हम ले रहे हैं HCN मैंने लिया है। ओके HCN, जिन्होंने आयनिक पट रखा इतना तो ध्यान है, HCN वीक एसिड, अरे एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड क्या होते हैं सारे बेटा, फॉर्मिक एसिड, HCN सारे क्या होते हैं बेटा, कार्बन वाले जो एसिड होते हैं वो सारे क्या वीक होते हैं बेटा। क्लियर? चलो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी जैसे मैं ले रहा हूं NaOH, ये एक्वस स्पीसीज है। क्लियर? ठीक है बेटा। अब बात करें दोनों की रिएक्शन होगी, दोनों की रिएक्शन होगी, जो हीट रिलीज होगी इसको अपन बोलेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर? रिएक्शन का वही रूल है हमेशा, क्या दो कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव। इसका नेगेटिव कौन है Cn माइनस, इसका पॉजिटिव कौन है बेटा Na+, तो क्या बनेगा NaCN एक्वस फॉर्म में। क्लियर? इसका पॉजिटिव कौन है H+, इसका नेगेटिव कौन है OH माइनस, तो क्या बनेगा बच्चों H2O लिक्विड। अरे बात समझ में आ गई? क्लियर? ये तो अपन डायरेक्टली रिजल्ट लिखते हैं कि ऐसा बन गया, लेकिन एक्चुअल में इसकी मैकेनिज्म क्या होती है बच्चों, वही तरीका। सबसे पहले रिएक्शन करने के लिए पहले खुद का आयंस में ब्रेक होना जरूरी है, यस और नो। अरे हमें पता है HCN अगर आयंस में ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा H+ एक्वस प्लस Cn माइनस एक्वस। बात समझ में आ गई? हमें पता है HCN का आयंस में ब्रेक होने के लिए H+ और Cn माइनस अगर बनाएगा, लेकिन ये अपने आप ब्रेक हो जाएगा क्या? नहीं बच्चों, ये कैसा है, वीक एसिड है बेटा। ठीक है, ये वीक एसिड है तो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी ब्रेक तो हो जाएगा लेकिन कुछ एनर्जी गेन करके। अरे बॉन्ड का ब्रेक होना, बॉन्ड का ब्रेक होना एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक, यानी इसे आयंस में ब्रेक होने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए पहले कुछ हीट कुछ एनर्जी गेन करेगा। ये समझ में आ गया? यस और नो? इसका मतलब है इसको ब्रेक करने के लिए, आयंस में ब्रेक करने के लिए जो हीट दी जाएगी वो जीरो होगी क्या? नहीं बेटा, नॉन जीरो। मैंने नॉन जीरो क्यों लिखा है? जीरो नहीं मतलब क्या, जीरो तो नहीं होगी, उसके अलावा कुछ होगी। बच्चा कहेगा सर वो कितनी होगी? वो कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कौन सा एसिड या बेस है बच्चों। समझ में आ गया? क्योंकि हमें पता सभी के रेस्पेक्ट में क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होती है। बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होगी तो उनको ब्रेक करने के लिए दी जाने वाली एनर्जी भी अलग अलग होगी। क्लियर? लेकिन वीक है तो कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर देनी पड़ेगी, अपने आप ब्रेक तो नहीं होगा। समझ में आ गया? चलो बच्चों अब बात करते हैं, देखो NaOH इसकी बात करें, ये अगर रिएक्शन करें तो हमें पता है इसका भी पहले आयंस में ब्रेक होना जरूरी है, Na+ और OH
माइनस, यस और नो, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, ये अगर आयंस में ब्रेक हो तो हमें पता है ये तो क्या है, अरे स्ट्रॉन्ग वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको दी जाने वाली हीट ऑफ आयनाइजेशन क्या होगी, अरे जीरो होगी या नहीं होगी, क्योंकि इसको आयंस में ब्रेक करने के लिए हीट देने की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग वाला है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ब्रेक होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा, अपने आप ब्रेक हो जाएगा सॉल्वेंट में अंदर, क्लियर। चलो बच्चों अब बात करें इसके जो आयंस है ये आपस में रिएक्शन करें तो देखो बच्चों क्या होता है, आयंस अगर रिएक्शन करें तो क्या होगा, Na प्लस एक्वास प्लस Cn माइनस एक्वास और साथ में क्या बनाएगा, H2O लिक्विड, ओके ठीक है बच्चों। देखो अब बात करें, ये देखो Na प्लस और Cn माइनस है, इनको रिएक्शन करने के लिए बाहर से हीट देनी पड़ेगी क्या, नहीं, आयंस है तो अपने आप रिएक्शन कर जाएंगे, बाहर से एनर्जी या हीट देने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्लियर। लेकिन कहने का मतलब क्या, इस पूरे प्रोसेस में हमें बाहर से कहीं हीट देनी पड़ी क्या, बिल्कुल बेटा, यहाँ ये वीक था, अगर ये वीक होता तो इसे भी एनर्जी देनी पड़ती बाहर से, लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग था तो इसे जरूरत नहीं है, ये अपोजिट आयन है तो वैसे रिएक्शन कर लेंगे, इनको भी बाहर से कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वीक था, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ी या नहीं पड़ी, पड़ी बेटा, ओके। तो क्या कहेंगे, यहां हम क्या कह सकते हैं, जो अपन ने लिखा था क्या कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अपन ने क्या कहा था, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, या फिर अपन ने क्या कहा था, -57.4 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। ये तो नॉर्मली होता है किस कंडीशन में, जब दोनों स्ट्रांग हो, लेकिन दोनों में से कोई एक या दोनों हो बेटा वीक, तो क्या करेंगे, उनको ब्रेक करने के लिए क्या, कुछ आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी डेल एच, मैंने क्या कहा, डेल एच आयनाइजेशन, यानी जो ब्रेक करने के लिए एनर्जी या एंथैल्पी देनी पड़ती है। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। अरे बात समझ में आ रही है क्या, ये बच्चों क्या है, यानी इसकी जो टोटल एनर्जी लॉस होनी चाहिए उसमें से कुछ एनर्जी क्या होगी, माइनस हो जाएगी बेटा, यानी डिफरेंस आ जाएगा, सीधी सी बात है। जैसे मैंने कहा था -13.7 किलो कैलोरी है, इसमें से 10 किलो कैलोरी ये गेन कर रहा है, तो क्या करेगा, 10 गेन करेगा, 13.7 लॉस कर रहा है, तो फाइनल डिफरेंस कितना आ गया, -3.7, वो बात है, समझ में आ गया, क्लियर। तो क्या होगा, जितना लॉस हो रहा है उसमें से क्या होगा, पहले जितना गेन कर रहा था उस हीट का क्या करना है, डिफरेंस करना है, यानी पहले वो लेस होगा, माइनस होगा, उसके बाद जो डिफरेंस कितना बच रहा, कितनी बच रही है, उसका लॉस होगा। समझ में आ रहा है, यस और नो। इसका मतलब टोटल एनर्जी में से कुछ अगर लेस होगा तो हमें पता टोटल एनर्जी क्या आएगी बेटा, अरे इसके बराबर आ सकती है क्या, नहीं, 13.7 या -57.4 के बराबर तो नहीं आएगी, तो अपन क्या कह सकते हैं, डेल एच न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू क्या होगा, लेस देन -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, या फिर लेस देन -57.4 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। समझ में आ गया। बच्चा कहेगा सर ये लेस कितनी होगी, डिपेंड करेगा आपने कितनी एनर्जी दी है, 5 किलो कैलोरी दी है, 6 किलो कैलोरी दी है या 10 किलो कैलोरी दी है, जितनी आपने दी है उतनी क्या हो जाएगी बच्चों, लेस हो जाएगी। समझ में आ गया। लेकिन ये कंडीशन मुझे किसके लिए यूज करनी है बेटा, फॉर SA+WB। मैंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस हो, या फिर क्या लिखूंगा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो, या फिर मैं क्या लिखूंगा, वीक एसिड प्लस वीक बेस हो। इस कंडीशन में मुझे ये अप्लाई करना है। समझ में आ गया, यस और नो। और यहां पर जो डेल एच लिखा है बेटा, ये क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी आयंस में ब्रेक करने के लिए क्या कहा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। ये हमें अब बच्चों देखो इस पर न्यूमेरिकल बनाएगा, ध्यान रखना। दोनों स्ट्रॉन्ग वाली कंडीशन होती है तो फिक्स डाटा होता है, उस पर न्यूमेरिकल नहीं देगा, तो क्या होगा बच्चों, सीधा देगा -13.7 किलो कैलोरी या फिर -57.4 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। क्लियर। लेकिन दोनों में से कोई एक वीक दे, ध्यान रखना, आजकल क्वेश्चन इसी पे पूछता है। 10 साल पहले तो क्या नॉर्मल टीचर वही डाटा लिखाते हैं, 10 साल पहले तो क्या फिक्स वही कंडीशन लिखाते थे, इतना होता है। लेकिन वो तो कब है, जब दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। आजकल न्यूमेरिकल बना के दे देगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बेटा। कैसे, तो आपको क्या करेगा, ये तो डाटा फिक्स है, आपको क्या करेगा, या तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देके डेल एच आयनाइजेशन पूछेगा, या फिर डेल एच आयनाइजेशन देके ये पूछ लेगा। काम खत्म। दोनों में से कौन सा गिवन है, कौन सा आस्क है, उसके अकॉर्डिंग आइडिया लगाओ और सोल्व करके देखेंगे। समझ में आया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, दोनों ही अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वैल्यू फिक्स होती है। दोनों में से कोई एक वीक हो या दोनों वीक हो तो वैल्यू इससे कुछ कम आती है। क्यों आती है, मैंने मैकेनिज्म से इस बात को प्रूफ किया है। ओके, फटाफट बताओ, कोई डाउट है क्या, फटाफट बताओ और नोट करो जल्दी से।
फटाफट बोलो बेटा। मैंने क्या कहा, या तो ये गिवन होगा बेटा, मैंने क्या कहा, या तो ये देके ये पूछेगा या फिर न्यूट्रलाइजेशन देके डेल एच आयनाइजेशन पूछेगा। समझ में आ गया? दोनों में से एक गिवन होगा, एक आस्क होगा। क्योंकि अगर ये नहीं होता, इधर ध्यान दो, दोनों स्ट्रॉन्ग वाली कंडीशन में अपन ने कहा बेटा स्ट्रॉन्ग वाले में तो ये जीरो होता है, ये जीरो होता है, तो डेल एच न्यूट्रलाइजेशन डायरेक्टली क्या हो गया, इसके बराबर ही हो गया। तो समझ में आ गया। लेकिन वीक वाले में बात करें बच्चों तो क्या होगा, वीक वाले में डेल एच आयनाइजेशन देके न्यूट्रलाइजेशन की हीट पूछ सकता है, या डेल एच न्यूट्रलाइजेशन देके डेल एच आयनाइजेशन पूछ सकता है। समझ में आ गया? यस और नो? और बोलो, को डाउट है तो फटाफट जल्दी बोलो बेटा, और नोट करो जल्दी से। यस और नो? बाकी बच्चे फटाफट बोलो, रिप्लाई किया करो बेटा यस नो में, पता चले कौन से पल्ले पड़ रहा है तुम्हारे। जल्दी करो। बाकी बच्चों को रिप्लाई नहीं है अभी तक, कई बच्चों को रिप्लाई नहीं आया अभी तक। ठीक है, बाकी प्रदीप, अरे सो रहा है क्या? ठीक है। अरे जयंत, कई महीनों बाद दर्शन हुए, फटाफट नोट करो। चलो बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो, बुझाने दे क्या? अरे बुझाने दे। चलो बेटा, ये अपने बात के हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और अलग अलग कंडीशंस में ये कैसे करना है, क्या करना है। चलो अब बात करते हैं इन पे क्वेश्चंस पर बेटा। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना, क्या करना। चलो स्टार्ट हो जाओ, क्वेश्चन लिखो लिखो लिखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, लिखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल मैक्सिमम एंड मिनिमम, in which of the following condition heat of neutralization will maximum and minimum, will maximum and minimum। ऑप्शन लिखो बेटा, हिंदी में लिखो, निम्न में से किस स्थिति में उदासीनीकरण की ऊष्मा अधिकतम व न्यूनतम होगी। निम्न में से किस स्थिति में उदासीनीकरण की ऊष्मा अधिकतम व न्यूनतम होगी। निम्न में से किस स्थिति में उदासीनीकरण की ऊष्मा अधिकतम व न्यूनतम होगी। निम्न किस स्थिति में उदासीनीकरण की ऊष्मा अधिकतम व न्यूनतम होगी। ओके, देखते हैं बच्चों कैसे करना, क्या करना। मैंने क्या कहा, ये तो टिक लगाने वाला बेटा। देखो सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन है बेटा इस कॉन्सेप्ट पर जो अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चे को आइडिया होना चाहिए कि जो एग्जाम्पल दे रखा वो किसका एग्जाम्पल है। ओके, कैसे बेटा, HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्लस NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाली कंडीशन है। अब बात करें बच्चों, क्या HCl प्लस NH4OH, हमें पता है HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH क्या है बेटा, वीक बेस। ओके, ठीक है। इसकी बात करें, HCN क्या है, वीक एसिड, प्लस NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर, ठीक है। अपन बात करें HCN, ये क्या है, वीक एसिड, प्लस NH4OH क्या है बच्चों, वीक बेस। यानी पहले हमने आइडिया लगा लिया। ओके, अब हमें पता है बच्चों, देखो क्या होगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या, अरे सीधी सी बात है, कितनी हीट का लॉस होगा। बात समझ में आई क्या, लॉस होगा। और हमें पता है लॉस उसमें सबसे ज्यादा होगा जिसमें गेन होने की टेंडेंसी कम से कम हो बेटा। मैंने क्या कहा, लॉस सबसे ज्यादा किसमें होगा, जिसमें गेन होने की टेंडेंसी सबसे कम हो बेटा। इसमें देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, कुछ गेन करने की जरूरत है क्या, नहीं
नहीं, इसका मतलब ओनली लॉस होगा। ओके, इसका मतलब देखो दोनों में से एक वीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, यानी वीक है तो कुछ गेन करेगा, बात समझ में आ गई। वीक एसिड वीक बेस तो ये कुछ गेन करेगा, वीक एसिड वीक बेस कुछ प्लस कुछ यानी बहुत कुछ गेन करेगा, यस और नो। अरे बात समझ में आई क्या? इसका मतलब देखो इसमें थोड़ी बहुत गेन करेगा क्योंकि ये वीक है, इसमें थोड़ा बहुत गेन करेगा क्योंकि ये वीक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा गेन करनी पड़ेगी क्योंकि हमें पता है बच्चों दोनों ही वीक है, यस और नो। इसका मतलब इसमें कुछ भी गेन करने की जरूरत नहीं थी, तो इसमें डेल एच न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा बेटा? इक्वल टू मैक्सिमम, इसमें ओनली लॉस होगा, यस और नो, क्लियर। लेकिन हमें पता है इसमें थोड़ा बहुत गेन होगा क्योंकि ये वीक है, इसमें थोड़ा बहुत गेन होगा क्योंकि ये वीक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा गेन होगा क्योंकि दोनों ही वीक है बेटा, यस और नो। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब दोनों जो वीक वाले हैं वो पहले गेन करेंगे, दोनों पहले गेन करेंगे आयंस में ब्रेक होने के बाद, उसके बाद रिएक्शन करके हीट का कुछ लॉस होगा। इसका मतलब क्या होगा? गेन होने वाली वैल्यू ज्यादा है या नहीं? दोनों गेन करेंगे, और जो फाइनली लॉस होता है उसमें से जब डिफरेंस करेंगे, लेस करेंगे, तो वैल्यू बहुत कम आएगी या नहीं आएगी, यस और नो। सपोज करो गेन करने की टेंडेंसी 5 किलो कैलोरी है बेटा, सपोज करो एक अगर वीक है तो 5 किलो कैलोरी गेन करेगा, तो देखो इसमें तो क्या होगा? ओनली लॉस ही होगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी -13.7, क्लियर। ठीक है, इसमें एक वीक है तो 5 किलो कैलोरी गेन करेगा, कितना बच गया? अरे 8.7 बच गया। इसमें ये गेन करेगा तो फाइनली कितना बच गया? 8.7, और हमें पता है इसमें दोनों गेन करेंगे तो 5 + 5 यानी 10 किलो कैलोरी तो गेन करेंगे, और लॉस कितना? -13.7, तो फाइनली कितना बच गया? -3.7। कहने का मतलब क्या समझ में आ गया? जितनी ज्यादा गेन करेगा लॉस होने की टेंडेंसी उतनी ही कम, ठीक है बेटा। तो क्या लिखेंगे इसमें? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी? इक्वल टू मिनिमम। समझ में आया कैसे क्या? यस और नो? अरे सही था क्या? कोई बड़ी बात नहीं है, बस बच्चे को ये आइडिया है कि स्ट्रॉन्ग वीक कौन सा है, कैसे है, और स्ट्रॉन्ग वीक के अकॉर्डिंग कैसे कॉन्सेप्ट मुझे अप्लाई करना है, बेसिक सी बात थी बेटा, ठीक है। चलो सर साइन नहीं देखेंगे क्या? बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। मैंने क्या कहा? साइन हमेशा इस बात को बताता है कि लॉस हो रहा है, आ गया समझ में? अरे न्यूट्रलाइजेशन कैसा प्रोसेस है बेटा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ओके। एक सीधी सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, आपने क्या किया? गैस को आपने स्लो कर रखा है और गैस को आपने फुल कर रखा है बेटा। मैंने क्या कहा? स्लो कर रखा है और फुल कर रखा है। जो आपने स्लो कर रखा है वो मान लो क्या कर रहा है? 10 किलो कैलोरी हीट क्या कर रहा है? हमें प्रोवाइड करवा रहा है, या फिर जैसे मान लो लॉस कर रहा है, सपोज करो, ठीक है, 10 किलो कैलोरी लॉस कर रहा है। और जो फुल कर रहा है वो क्या कर रहा है? पर सेकंड मान लो 100 किलो कैलोरी हीट का क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। तो ये बताओ ज्यादा एनर्जी कौन सा गैस दे रहा है? प्रदीप फटाफट बोल। प्रदीप, मैंने क्या कहा? गैस वाले जैसे मैंने एग्जांपल लिया बेटा, सिंपल सा एग्जांपल लिया बेटा, ये बताओ ज्यादा एनर्जी कौन दे रहा है? अरे 10 किलो कैलोरी वाला या 100 किलो कैलोरी वाला? 10 या 100? 100 वाला बेटा। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? लॉस तो दोनों ही कंडीशन में हो रहा है, माइनस तो इस बात को बता रहा है कि दोनों क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा, जितना ज्यादा लॉस करेगा माइनस में वैल्यू उतनी ही ज्यादा। समझ में आ गया? तो माइनस इस बात को रिप्रेजेंट करता है बेटा क्या? कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो डेल एच क्या होगा? नेगेटिव के साथ आएगा। समझ में आ गया? लेकिन जो साइन के साथ जो वैल्यू है एक्चुअल हीट की वैल्यू तो वो है। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? और को डाउट? और को डाउट? बात समझ में आ गई बेटा? चलो चलो अब बात करते हैं इस पर न्यूमेरिकल्स पर बेटा। न्यूमेरिकल हमें कैसे पूछता है, क्या करता है? लिखो बेटा, लिखो 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 40 किलोजूल हीट या -40 किलोजूल हीट, -40 किलोजूल हीट is emitted, -40 kilojoule heat is emitted, -40 kilojoule heat is emitted during the neutralization of HCN and KOH. -40 kilojoule heat is emitted during the neutralization of HCN and KOH. -40 kilojoule heat is emitted during the neutralization of HCN and KOH. Then calculate the ionization enthalpy of HCN. Calculate the ionization enthalpy of HCN. Calculate the ionization enthalpy of HCN. हिंदी में लिखो बेटा, HCN तथा KOH के उदासीनीकरण के दौरान HCN तथा KOH के उदासीनीकरण के दौरान HCN तथा KOH के उदासीनीकरण के दौरान -40 किलोजूल ऊष्मा उत्सर्जित होती है।
HCN तथा KOH के उदासीनीकरण के दौरान -40 किलो जूल उष्मा उत्सर्जित होती है, -40 किलो जूल उष्मा उत्सर्जित होती है। तो HCN की आयनन एंथैल्पी, HCl की आयनन एंथैल्पी ज्ञात करो, HCN की आयनन एंथैल्पी ज्ञात करो। ओके बच्चों देखो समझ जाना बेटा, क्या HCN वीक एसिड, KOH क्या स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब क्या दोनों में से एक भी अगर वीक हो, दोनों वीक हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दोनों में से एक या दोनों वीक हो तो अपन क्या करते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बच्चों देखो किस में दे रखा है ये, किलो जूल में, तो किलो जूल वाली वैल्यू यूज कर लो बेटा, तो -57.4 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। बात समझ में आ गई क्या? और प्लस क्या करते हैं, डेल एच न्यूट्रलाइजेशन, हमें पता है बेटा डेल एच आयनाइजेशन। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर? चलो बेटा देखो अब बात करते हैं बच्चों, देखो क्या करना है, कैसे करना है। HCN और KOH के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें बच्चों, देखो इसका सीधा आप डाटा रट के करोगे तो ओनली यही क्वेश्चन करोगे, अगला क्वेश्चन गलत करोगे बेटा, लेकिन ध्यान रखना उसमें आपका आंसर गलत आएगा। एक्चुअल में क्या, पहले श्योर कर लेना किसका कितना इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करेगा। मैंने क्या कहा, ये हीट की वैल्यू क्या है बेटा, पर इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन श्योर गलती करते, अदरवाइज आप ये आपको बात नहीं बताता। तो कैसे बच्चों, देखो एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, HCN प्लस क्या है, KOH है बेटा, क्लियर? KOH है तो ये क्या बनाएगा, KCN प्लस H2O, यस और नो, क्लियर? ठीक है, अगर मैं मोल के रेस्पेक्ट में बात करूं बेटा तो ये कितना है 1 मोल, और ये कितना है 1 मोल, यस और नो? अरे है बच्चों, और हमें पता है एसिड और बेस की रिएक्शन हमेशा क्या होती है, इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में होती है, इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में होती है। इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल मल्टीप्लाई बाय एक्स। बच्चा सोच रहा होगा सर इसकी क्या जरूरत थी, बिल्कुल बेटा इसकी जरूरत है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम देखोगे, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। एसिड बेस की रिएक्शन हमेशा होती है इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में। इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल मल्टीप्लाई बाय एक्स। अरे मोल मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर यानी चार्ज है या नहीं है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ 1 मोल कैसे ले लिया, ये कितना है बेटा 1, ये कितना है 1, यानी दोनों को रिएक्शन करने के लिए 1 HCN 1 KOH अगर है तो KCN और H2O बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मोल तो कितना आ गया 1, और X की बात करें तो H प्लस और CN माइनस, K प्लस और OH माइनस, यस और नो? इसका मतलब चार्ज कितना आ रहा है, +1 -1, तो इसका भी +1 -1, तो दोनों का वैलेंसी फैक्टर कितना 1 और 1, क्लियर? ठीक है, तो मोल कितना 1 और X कितना 1, यानी क्या आ गया 1 इक्विवेलेंट। इसका मोल कितना 1, X कितना आ गया 1, यानी ये भी कितना है 1 इक्विवेलेंट। इसका मतलब रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों की कितनी अमाउंट पार्टिसिपेट कर रही है, 1 इक्विवेलेंट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 इक्विवेलेंट के लिए वैल्यू ये होती है, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर? चलो अब देखो हमें दे क्या रखा है बेटा, देखो -40 किलो जूल हीट इज एमिटेड ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCN एंड KOH, यानी HCN और KOH के न्यूट्रलाइजेशन में क्या इतनी हीट का एमिशन होता है, यानी हमें डेल H न्यूट्रलाइजेशन दे रखा है, क्लियर? अगर ये भी कंफ्यूजन हो तो बच्चों समझ जाना, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछा है, इसका मतलब हमें डेल H आयनाइजेशन पूछा है, मतलब दूसरी जो हीट की वैल्यू वो कौन सी है, डेल H न्यूट्रलाइजेशन वाली वैल्यू है। समझ में आ गया, क्लियर? कंफ्यूज हो तो ये ध्यान रखना, ओके? डेल यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी तो पूछी है, इसका मतलब जो वैल्यू दे रखी है वो इसकी वैल्यू है, ओके? चलो वैल्यू पुट करो बेटा, तो देखो डेल H न्यूट्रलाइजेशन कितना है -40 किलो जूल इक्वल टू ये कितना है बेटा -57.4 किलो जूल, और प्लस क्या हो जाएगा डेल H आयनाइजेशन, क्लियर? इसको इधर लेके अगर आऊं तो क्या करेंगे बच्चों, -40 किलो जूल और इधर आके क्या हो जाएगा +57.4 किलो जूल इज और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर क्या बच गया डेल H आयनाइजेशन, क्लियर? तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डेल H आयनाइजेशन इक्वल टू कितना हो गया बेटा, इक्वल टू हमें पता है +17.4 किलो जूल। और मैंने क्या कहा था, आयनाइज करने के लिए HCN हीट गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो प्लस के साथ आएगा नहीं आएगा, आएगा +17.4 किलो जूल। समझ में आ गया बेटा, यस और नो? ठीक है, नोट करो फटाफट, आंसर आया किसी का? अरे आंसर आया क्या? बिल्कुल, कुमकुम ठीक है, प्रेम ठीक है, दृष्टि ठीक है, प्रज्ञा ठीक है, ऋतु ठीक है, शाहरुख ठीक है, प्रदीप ठीक है, गौरव ठीक है, आर्यन ठीक है, मनीषा ठीक है, अमन ठीक है। चलो बेटा नोट करो फटाफट।
कर लिया बच्चों, कर लिया क्या? अरे हर्षित आंसर क्यों नहीं आया? हर्षित, हर्षिता, निकिता सैनी, आंसर क्यों नहीं आया बेटा? को टिपिकल थोड़ी था। चलो बच्चों और बच्चियों आप भी चलो, चलो बेटा बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखो, कैलकुलेट द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कैलकुलेट द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कैलकुलेट द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड NaOH. Calculate the heat of neutralization of oxalic acid and NaOH if calculate the heat of neutralization of oxalic acid and NaOH if ionization enthalpy of oxalic acid, if ionization enthalpy of oxalic acid is 100 kilojoule, if ionization enthalpy of oxalic acid is 100 kilojoule. लिख लिए? चलो, और फिर भी कंफ्यूजन हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो समझ जाना जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी दी जाए या पूछे तो समझ जाना वो वीक है बेटा। समझ में आ गया? क्योंकि हमें पता है स्ट्रॉन्ग वाले के लिए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल एच आयन 0 होगा। क्लियर? तो ना देगा ना पूछेगा। ओके चलो हिंदी में लिखो बेटा, ऑक्सैलिक अम्ल तथा NaOH के उदासीनीकरण की ऊष्मा ज्ञात करो। ऑक्सैलिक अम्ल तथा NaOH के उदासीनीकरण की ऊष्मा ज्ञात करो। ऑक्सैलिक अम्ल तथा NaOH के उदासीनीकरण की ऊष्मा ज्ञात करो। यदि 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 ऑक्सैलिक अम्ल की आयनन एंथैल्पी 100 किलोजूल है, यदि ऑक्सैलिक अम्ल की आयनन एंथैल्पी 100 किलोजूल है, लिख लिया बेटा। चलो कैसे करना, क्या करना, सबसे पहले बेटा देखो बेटा श्योर कर लेना। क्या मैंने क्या कहा बच्चों? देखो बच्चा क्या करेगा, बच्चा इस बात को रट के करेगा और वैल्यू पुट करेगा क्या कि सबसे पहले देखते ही बच्चा टूट पड़ेगा कि डेल एच न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू क्या होता है। सर ने कहा था किलोजूल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, -57.4 किलोजूल पर इक्विवेलेंट है, और प्लस क्या करेगा डेल एच आयनाइजेशन। क्लियर? ठीक है। अब देखो बेटा बच्चा क्या करेगा, कैलकुलेट द न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यानी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी ये पूछा है, ये डाटा है ही है, और क्या करेगा ये मुझे दे ही रखा है। क्लियर? और ये मुझे दे ही रखा है डेल एच आयनाइजेशन कितना दे रखा है 100 किलोजूल, यानी 100 किलोजूल मुझे दे रखा है, और -57.4 यानी बच्चा क्या करेगा, अरे समथिंग 32.6 आंसर करेगा प्लस के साथ। लेकिन हमें पता है डेल एच न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, प्लस के साथ आ सकता है क्या? नहीं, माइनस के साथ आएगा। तो बच्चा कहेगा सर -32.6 कर दूं क्या? नहीं, ये काम तो कब होगा, आपका रटाफिकेशन से होगा बच्चों। क्लियर? ठीक है। बच्चा कहेगा सर क्यों? तो यूं बेटा समझना, पहले श्योर कर लेना, अरे ये जो एनर्जी होती है क्या होती है, पर इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में होती है। आपको याद है डेफिनेशन में भी हमने क्या लिखा था, द एमिटेड हीट ड्यूरिंग द कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के एक तुल्यांक के पूर्णतः उदासीनीकरण के लिए उत्सर्जित ऊष्मा। याद है ना? इसका मतलब ये जो हीट का एमिशन होता है, लॉस होता है, वो तो क्या पर इक्विवेलेंट के लिए होता है। क्लियर? अब रिएक्शन में एक्चुअल में कितने इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं पहले वो श्योर कर लो बेटा। ओके ठीक है। तो देखते हैं कि हमेशा 1-1 ही करे, कोई जरूरी नहीं है बच्चों। हाँ 1 से इतनी तो इतने से इतनी, काम खत्म, कंपेयर कर सकते हैं अपन। ओके तो देखते हैं बच्चों कैसे। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड हमें पता क्या होता है, होता है ना COOH होल ट्वाइस। अरे याद है बच्चों? तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, H2C2O4। अरे याद है बच्चों क्या होता है, COOH होल ट्वाइस। इसको अपन ने क्या लिख दिया, H2C2O4। क्लियर? ठीक है बेटा। अब बात करें बच्चों, देखो ऑक्सैलिक एसिड की बात करें, ये ऑक्सैलिक एसिड है अपना, प्लस मैं क्या करूं NaOH की मैं बात करूं बेटा। ठीक है, NaOH की बात करें तो एक बात तो श्योर है, हमें पता एसिड बेस में होता है क्या है, एसिड से क्या होता है H+ निकलता है, और हमें पता बेस से आने वाला क्या पॉजिटिव ऐड होता है। यस और नो? देखो ये ऑक्सैलिक एसिड क्या करता है, 2H+ डोनेट करता है, 2H+ डोनेट करता है तो सीधी सी बात है Na+ भी कितने ऐड होंगे, 2 Na+ ऐड होंगे। तो इससे क्या बनेगा, Na2C2O4 सोडियम ऑक्सलेट, और क्या बनेगा 2H+ यहाँ से, तो क्या बनता है ये 2H2O बनता है। समझ में आ गया? क्लियर? लेकिन एक बात श्योर है, रिएक्शन को बैलेंस करूं तो 2 सोडियम है, तो यहाँ पर क्या करूंगा बेटा 2 NaOH होनी चाहिए। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? बात समझ में आ गई बच्चों? चलो बेटा अब बात करें, देखो मोल से अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो यहाँ 1 है तो इसका कितना मोल है, 1 मोल। क्लियर? इसके कितने मोल है, 2 मोल।
अरे बात समझ में आ गई। ये कितने मोल पार्टिसिपेट करेगा? 2 मोल पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर? जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, वो मोल की फॉर्म में कंसीडर होगा। ओके, लेकिन हमें पता है एसिड और बेस की रिएक्शन किसकी टर्म में होगी बच्चों? इक्विवेलेंट की टर्म में। इक्विवेलेंट की टर्म में होगी तो इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल की टर्म में मोल मल्टीप्लाई बाई एक्स। यस और नो? तो दोनों का एक्स देख लो, चार्ज देख लो कितना होगा बच्चों। देखो हाइड्रोजन पर कितना? +1, एक पर +1 तो 2 पे +2, तो इधर ऑक्जेलेट आयन पर कितना? -2। यस और नो? हमें पता सोडियम पर कितना? +1 और OH पर कितना? -1। क्लियर? बच्चा कहेगा सर इससे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि दोनों के कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है, तो इसका कोई रोल नहीं बेटा। ठीक है, आप देख सकते हो। वैसे एक एन पर क्या होगा? प्लस, देखो बेटा क्या होगा? +1 और -1 दोनों के कॉमन है, तो इस डिजिट का कोई मतलब नहीं है। अकेले Na के साथ या अकेले OH के साथ जो डिजिट होगी वो काउंट करते हैं। क्लियर? चलो बेटा, इसके इक्विवेलेंट की मैं बात करूं, देखो तो मोल मल्टीप्लाई बाय एक्स, मोल कितना है 1, एक्स कितना? अरे टोटल चार्ज कितना? +2 या -2, तो जो टोटल चार्ज होता है वही तो एक्स होता है बेटा। क्लियर? यानी कितने हो गए? 2 इक्विवेलेंट। यहां बात करिए मोल कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना है? 1, यानी टोटल इक्विवेलेंट कितने आ गए? 2 आ गए। मेरा कहने का मतलब क्या है? यहां रिएक्शन में कितने कितने इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करेंगे? 2 इक्विवेलेंट। इसके भी और इसके भी कितने? 2 इक्विवेलेंट। यानी रिएक्शन कितने कितने की होगी? 2 इक्विवेलेंट की होगी, ना कि 1 इक्विवेलेंट की होगी। और ये जो रिजल्ट आता है ये तो कितने का आता है? 1 इक्विवेलेंट का आता है बच्चों। समझ में आ गया? इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा बच्चों? डेल H न्यूट्रलाइजेशन। समझना, ये मुझे पूछा है, इक्वल टू क्या लिखूंगा? -57.4 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। पर इक्विवेलेंट के लिए इतनी है, और कितने इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करेंगे? 2 इक्विवेलेंट। समझ में आ गया? अरे पर इक्विवेलेंट के लिए क्या होता है? एनर्जी की वैल्यू ये होती है, और हमें पता है कंडीशन के अकॉर्डिंग एसिड और बेस दोनों के कितने कितने इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करेंगे? 2 इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करेंगे। तो पर इक्विवेलेंट के लिए इतनी, मल्टीप्लाई बाय 2 के लिए मल्टीप्लाई बाय 2। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। प्लस डेल H आयनाइजेशन, ये हमें कितना दे रखा बेटा? अरे ये हमें बोल रहा है 100 किलो जूल। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा, इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट को उड़ा दे तो क्या लिखेंगे बच्चों? देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 57 का डबल क्या? 114.4 का डबल क्या? 0.8, यानी क्या लिखूंगा? -114.8 और प्लस क्या आ गया? 100। और ये हमें पता किसके साथ आएगा? किलो जूल के साथ आ ही जाएगा बेटा। क्लियर? ठीक है, तो फाइनली मैं क्या लिखूंगा? मेरा रिजल्ट क्या आएगा? डेल H न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू -14.8 किलो जूल। देखो डेल H न्यूट्रलाइजेशन माइनस के साथ आ गया। समझ में आ गया? यस और नो? अरे बात समझ में आई बेटा? आंसर आया किसी का? आंसर आया क्या? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलो फटाफट। कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। कैसे किया? प्रदीप ठीक है, प्रज्ञा ठीक है, शाहरुख ठीक है, गौरव ठीक है, आर्यन ठीक है, कुमकुम, अरे देखो बेटा कहाँ गलती करो, निकिता ठीक है, हर्षित ठीक है, अमन ठीक है, माफ़ कर दिया बेटा, रितु शाबाश बेटा। कैसे किया आप समझ गए? जावेद ठीक है, मनीषा ठीक है, अमन अरे सही से करो। चलो कहाँ गलती कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बात समझ में आ गई? अमन वो मैं बोल रहा था वही गलती कर रहा है क्या? सीधा इसमें से करना, 100 करके सीधा यहाँ पर वैल्यू पुट करना, वही कर रहा है ना? मुझे पता था गलती करोगे, लेकिन कैसे करोगे अब समझ में आ गया? ध्यान रखना। नोट करो फटाफट।
कर लिया बच्चों? अरे कर लिया क्या? चलो बेटा एक क्वेश्चन और इस पर डिस्कस करते हैं कैसे हमें पूछ सकता है। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 200 ml 0.1 m H2SO4 200 ml 0.1 m H2SO4 and 300 ml 0.2 m, बोर्ड पे डाटा कंफर्म करते रहना बेटा, मैं टाइम बचाने के लिए जीरो नहीं बोल रहा हूं, आप लगा लेना। एंड 300 ml 0.2 m NaOH are present in a mixer, then calculate the emitted heat, during this neutralization, calculate the emitted heat 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 during this neutralization। लिख लिए? हिंदी में लिखो बेटा फटाफट। 200 ml 0.1 m H2SO4 तथा 300 ml 0.2 m NaOH एक मिश्रण में उपस्थित है। 200 ml 0.1 m H2SO4 तथा 300 ml 0.2 m NaOH एक मिश्रण में उपस्थित है। तो इस उदासीनीकरण के दौरान उत्सर्जित ऊष्मा ज्ञात करो। इस उदासीनीकरण के दौरान उत्सर्जित ऊष्मा ज्ञात करो। तो इस उदासीनीकरण के दौरान उत्सर्जित ऊष्मा ज्ञात करो। तो इस उदासीनीकरण के दौरान उत्सर्जित ऊष्मा ज्ञात करो। लिख लिए? चलो बेटा कैसे करना है, क्या करना है। अब बच्चा देखो फिर बात वहीं पर आ जाती है। बच्चा क्या सीधा आंसर देगा कि सर H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेटा ये बताओ कितने बच्चे इस बात के फेवर में हैं क्या कि सीधा -57.4 किलो जूल, या फिर क्या करूंगा -13.7 किलो कैलोरी कर दूं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। रटाफिकेशन से देखो नॉर्मली क्या होता है, बच्चा रटता है, डाटा रटता है, सिर्फ फॉर्मूले रटता है, और बच्चा वहाँ पेपर में सोचता आप तो इस साल तो 90% बन गए, आके देखता है 50 का स्कोर मिलता है, आंसर की मैच करता है। क्यों? खाली रटाफिकेशन की वजह से। उसने ये तो देख लिया सर ने कहा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन पूरी बात नहीं समझी थी किस कंडीशन में काम में लेना है और कैसे लेना है। और मैक्सिमम ये होता है सेल्फ स्टडी में, क्योंकि सेल्फ स्टडी में रजिस्टर में बुक्स में खाली ये लिखा मिल जाएगा ये है तो ये, लेकिन ये नहीं बोलेगी बुक आपको चल के कि बेटा ऐसे हो तो ऐसे करना है, ये ध्यान रखना। ये सिर्फ टीचर ही बताता है, ये ध्यान रखना बच्चों। ओके, तो मैंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बुक्स में ये मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतनी होती है और बच्चा वही रटता है, लेकिन ध्यान रखना बुक्स ये नहीं बोलेगी कि हर कंडीशन में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए इतना हो, जरूरी नहीं है कि इस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है। अरे जो 13.7 किलो कैलोरी या फिर 57.4 किलो जूल आता है वो तो क्या 1 इक्विवेलेंट का आता है, नो डाउट है। कंपेयर हमें उसी से करना है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन वो कब आता है बच्चों, 1 इक्विवेलेंट हो तब आता है। यस और नो, बात समझ में आई। तो एक्चुअल में हमें देखो एसिड और बेस की अमाउंट नहीं देता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 इक्विवेलेंट मान के शायद कर लेते हैं, लेकिन हमें चल के बोल रहा है ये इतना है ये इतना, तो पहले दोनों का इक्विवेलेंट बेटा श्योर करेंगे या नहीं करेंगे कि कौन सा कितना है क्या करना है। ओके चलो बेटा, तो दोनों के पहले इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे। अगर 1 इक्विवेलेंट है तो इतना, इतने इक्विवेलेंट है तो इतना। ओके कैसे होगा बेटा समझना। जैसे आपको याद है अभी ऑक्जेलिक एसिड और NaOH के 2 इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वैसे हमने डबल किया था नहीं किया था कि 1 इक्विवेलेंट के लिए 57.4 होता है तो 2 के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, याद है ना। वैसे ही 1 के लिए इतना है तो हाफ के लिए हाफ हो जाएगा, 2 के लिए डबल हो जाएगा। समझ में आ गया, वही बात है बेटा। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों, जैसी कंडीशन हो हमें ध्यान है इक्विवेलेंट के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। एक तो क्या होता है E = N × V लीटर, एक कंडीशन मैंने लिखाई है मोल कॉन्सेप्ट में W/E और मोल मल्टीप्लाई बाय X। यस और नो, अरे याद है ना बच्चों। चलो जैसी कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर लेते हैं बेटा। अगर हमें कंसंट्रेशन मोलरिटी और वॉल्यूम दे रखा हो तो कंसंट्रेशन के लिए मैं क्या करता हूं E = N × V लीटर। यस और नो, लेकिन मुझे किसके टर्म में है, मोलरिटी के टर्म में दे रखा है। तो हमें पता है बच्चों नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय X, और वॉल्यूम अगर ml में
हैं तो अपॉन में क्या करूंगा 1000, यस और नो, क्लियर। चलो तो देखो H2SO4 और NaOH दोनों के इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो। कैसे बेटा, H2SO4 के इक्विवेलेंट की बात करूं तो देखो मोलरिटी कितनी है H2SO4 की 0.1x, अरे वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, कोई एसिड जितने H+ डोनेट करता है H2SO4 कितने डोनेट करता है 2, तो x की वैल्यू 2 हो गई, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है ये 200, अपॉन क्या करेंगे बेटा 1000। अरे बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो बच्चों यहाँ से अगर अपन बात करें, देखो 20 को 20 से उड़ा दे तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4.4/10 यानी कितने आ गए बच्चों 0.04 इक्विवेलेंट, यस और नो 0.04 हो गया। अब देखो बच्चों क्या NaOH है, NaOH के इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो देखो बेटा मोलरिटी कितनी है 0.2 मल्टीप्लाई बाय x कितना होगा, जितने ये OH- आयन डोनेट करेगा क्योंकि ये बेस है, तो देखो Na+OH-, 1 OH- डोनेट करता है नहीं करता, तो वैलेंसी फैक्टर 1 और वॉल्यूम कितना दे रखा है 300, यस और नो, अपॉन में क्या करना है 1000 क्योंकि वॉल्यूम ml में है, ओके। चलो 20 को 20 से उड़ा दे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बेटा 6 पॉइंट है तो 0.6/10 मतलब कितना हो गया 0.06 इक्विवेलेंट, समझ में आ गया, यस और नो। अब बच्चा कंफ्यूज होगा सर इसके इक्विवेलेंट कितने आ रहे हैं H2SO4 के 0.04 और NaOH के कितने आ रहे हैं 0.06, तो सर अब क्या करूं, तो अब आपको ध्यान है बेटा एट इक्विवेलेंट पॉइंट, अरे जो इक्विवेलेंट पॉइंट होता है तुल्यांक बिंदु होता है उसका रूल क्या होता है बेटा, एसिड के इक्विवेलेंट इक्वल टू बेस के इक्विवेलेंट, यस और नो। अरे बात समझ में आई क्या, इक्विवेलेंट पॉइंट का रूल क्या होता है, एसिड और बेस के हमेशा बराबर इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करेंगे, बात समझ में आई क्या, एसिड बेस का हमेशा रूल यही होता है। अरे सीधी सी बात है आयनिक में, इसीलिए तो हमने पढ़ा है जिसकी अमाउंट कम होती है या जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है क्या होगा सॉल्यूशन वैसा ही होगा, और जिसकी अमाउंट कम होती है रिएक्शन उसी के बराबर होगी। कहने का मतलब क्या, एक कम हो एक ज़्यादा हो, एक कम हो एक ज़्यादा हो, तो कम वाले को बोलते हैं LR, इसको क्या बोलेंगे ER, और रिएक्शन क्या होती है LR के रेस्पेक्ट में होती है, समझ में आ गया। इसका मतलब अगर हमें रिएक्शन करवानी है किसकी H2SO4 तो इसके इक्विवेलेंट और NaOH दोनों के बराबर इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करेंगे, समझ में आ गया बेटा। और बराबर कितने होने चाहिए, ये 0.04 इक्विवेलेंट है, इसके 0.06 से रिएक्शन कर सकता है क्या, नहीं, लेकिन इतना श्योर है इसके 0.04 इसके 0.04 से रिएक्शन करेंगे। तो ये नॉर्मली दिमाग में सेट रखना हो एक ही लाइन में, रिएक्शन हमेशा होगी LR के रेस्पेक्ट में, जो कम होगा उसके रेस्पेक्ट में, क्लियर। इसका मतलब इसके कितने इक्विवेलेंट यूज होंगे 0.04 और इसके भी कितने होंगे 0.04। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो किसके रेस्पेक्ट में आएगा 0.04 इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में आएगा, समझ में आ गया बेटा, यस और नो, क्लियर। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, क्या कह सकते हैं, फॉर वन इक्विवेलेंट ऑफ SA एंड SB, मैंने क्या कहा, अगर SA और SB का अगर 1 इक्विवेलेंट होता तब तो हम क्या कहते हैं बेटा, डेल H न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू कितना होता है -57.4 किलोजूल, यस और नो। अरे अगर 1 इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करता तब तो हमारे पास दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होता रिजल्ट कितना आता -57.4, लेकिन हमें पता है बच्चों 1 इक्विवेलेंट है क्या, नहीं, कितने इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करेंगे 0.04, तो क्या लिखेंगे, इसलिए 0.04 इक्विवेलेंट ऑफ SA एंड SB, तो क्या लिखेंगे डेल H न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यानी 0.04 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 57.4 किलो जूल, समझ में आ गया बेटा, क्लियर, ठीक है। इसे अगर हम सोल्व करें तो 4 को 4 से करें तो बेटा 16 और 4 को क्या करें बेटा 4 को 7 से करें तो कितना आ जाएगा, यानी 28 और 1 यानी 29, 4 को 5 से करें 20 और 1 यानी कितना हो जाएगा 22। अरे यही आ रहा है क्या, ठीक है, यस और नो। तो बेटा देखो अपन ने क्या किया, ये अपने पर डाटा और डेसिमल लगा दूं तो 1 2 3 यानी 2.296 किलो जूल, समझ में आ गया, यस और नो। और यहाँ तक को डाउट, यस और नो, यस और नो, यस और नो, फटाफट बताओ आंसर आया किसी का। और हमें पता है बेटा ये रिजल्ट किसके साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा, ये जरूर ध्यान रखना, यानी क्या करेंगे, यानी माइनस लगा लेना यहाँ पर, माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस, ओके। चलो आंसर आया किसी का, आया बेटा किसी का आंसर, ठीक है। मनीषा विद नेगेटिव, प्रदीप क्या कर रहा है बेटा, हाफ कैसे कर रहा है, निकिता
नो बेटा, जावेद 0.5 नो, अमन नो, मनीषा 5.9 नो। चलो सर फिर से बताना एक बार, शाबाश, कोई बात नहीं। चलो बेटा फिर से समझो एक बार मैंने क्या कहा, समझना बेटा। देखो लास्ट से लास्ट हमें पूछे तो कैसे पूछ सकता है, समझना इस बात को। आपको डाटा क्या दे रखा है, ठीक है, नोट करना छोड़ो, एक बार समझो बेटा फिर से। कैसे आपको डाटा क्या दे रखा है, इतना H2SO4 इतना NaOH है, क्लियर, ठीक है। अगर मिक्स किए जाए तो इसके लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी, अब बच्चा रट के क्या करेगा, कैसे बेटा, H2SO4 NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सर ने कहा था दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो क्या करना है, 57.4 किलो जूल कर दो, लेकिन वो तो कब होती है बेटा, 1 इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में। कुछ नहीं बोले तो अपन मान के चलेंगे कि दोनों के एक एक इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट होंगे तो 57.4 किलो जूल आंसर आएगा। लेकिन चल के अगर हमें अमाउंट दे रखा तो अपनी तरफ से 1 इक्विवेलेंट मानने की जरूरत है क्या, जो दे रखा वो मानेंगे। ओके, हमें देखो इसकी अमाउंट दे रखी है H2SO4 इतना, मोलरिटी इतनी, वॉल्यूम इतना, NaOH की मोलरिटी इतनी, वॉल्यूम इतना, क्लियर। तो बच्चों देखो पहले जो अमाउंट दे रखी है उससे इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट के कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा। नॉर्मलिटी टर्म में करें तो N/V लीटर, वेट की टर्म में करें तो W/E कैपिटल E, और मोल की टर्म में तो मोल मल्टीप्लाई बाय X, क्लियर, ठीक है। अब मुझे कंसंट्रेशन वॉल्यूम दे तो हमेशा ये फॉर्मूला काम में लेता हूं, वेट की टर्म में दे तो ये लेता, मोल की टर्म में दे तो ये लेता। ओके, ठीक है। तो देखो कंसंट्रेशन की बात करा तो N/V लीटर, लेकिन मुझे मोलरिटी दे रखी है ना कि नॉर्मलिटी। ओके, तो मोलरिटी की बात देखो, नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय X वैलेंसी फैक्टर, तो और V ml में हो तो अपॉन में 1000 करते हैं, क्लियर। बस ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया, तो यहाँ से H2SO4 के इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिए। मोलरिटी मुझे दे रखी है, H2SO4 का X कितना होगा, किसी एसिड का X कितना होता है, जितने H+ डोनेट करता है, H2SO4 क्या करता है, 2H+ डोनेट करता है, तभी तो SO4 - 2 बनता है, क्लियर। चलो बेटा X की वैल्यू 2, वॉल्यूम दे रखा अपॉन 1000, ये इतना आ गया, ठीक है। NaOH की बात करें, मोलरिटी मुझे दे रखी है, X बेस अगर है कितने OH- डोनेट करेगा तो Na+OH-, एक OH- डोनेट करता है, X की वैल्यू 1, वॉल्यूम दे रखा है अपॉन 1000, क्लियर, ठीक है बेटा। यहाँ से 0.06 इक्विवेलेंट आ गया, समझ में आ गया। अब बच्चा कहे सर इससे कंपेयर करूँ, इससे कंपेयर करूँ, तो ध्यान रखना अगर डिफरेंट अमाउंट में है तो जो कम होता है उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिक्रम, कम मात्रा वाला। तो ये ध्यान रखना बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट में डिटेल से पढ़ेंगे अपन रिवीजन क्लासेज में, आज स्टार्ट करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो कम अमाउंट में होगा और जो प्रोडक्ट बनता है वो कम अमाउंट वाले यानी LR के रेस्पेक्ट में ही डिसाइड करते हैं। क्यों, जो कम अमाउंट में वो पहले खत्म होगा, जो कम अमाउंट में पहले खत्म होगा तो रिएक्शन वही स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब ज़्यादा अमाउंट वाला बचा हुआ है फिर भी वो अकेला प्रोडक्ट नहीं बना सकता। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा, रिजल्ट होगा, वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, LR से करना है, लिमिटिंग रिएजेंट से। ओके, तो क्या करेंगे, इसका मतलब एसिड बेस का रूल क्या होता है, एसिड और बेस के बराबर बराबर इक्विवेलेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, 0.04 0.06, तो दोनों के बराबर बराबर इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करें तो कम वाला जो है उसके अकॉर्डिंग 0.04 0.04। इसका मतलब है हमें पता अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का 1 इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करता तब तो एनर्जी फिक्स होती है -57.4 किलो जूल, लेकिन हमें पता है यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करेगा क्या, नहीं, 0.04 करेगा। बस तो मैथमेटिक्स लगा दी कि 1 इक्विवेलेंट होता तो 57.4 माइनस के साथ, ठीक है बेटा, लेकिन इतना है तो मल्टीप्लाई बाई ये। समझ में आ गया, कंपेयर कर लिया, समझ में आ गया, यस और नो, यस और नो। आपको डाउट है तो फटाफट बोलो और नोट करो फटाफट, आपको डाउट है तो बोलो फटाफट, यस और नो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, छाप दो फटाफट। कर लिया बच्चों, चलो वेरी गुड, छाप दिया तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे छापना स्टार्ट करते हैं अपन भी। तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये अपने बात किया बेटा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण की उष्मा के बारे में। अब इसके जो क्वेश्चन मिले, ठीक है बेटा, सोल्व कर लेना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा आगे, हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन।
हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, डेल एच बी डी, इसे बोलते हैं हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, यानी बंध वियोजन की उष्मा। हिंदी में लिखो फटाफट, बंध वियोजन की उष्मा, बंध वियोजन की उष्मा, फटाफट लिखो। चलो बेटा बच्चों देखो बात करते हैं क्या करना है कैसे करना है। मैं हमेशा कहता हूँ बेटा हेडिंग का मीनिंग समझो, हेडिंग का मीनिंग समझो, उसके अकॉर्डिंग हमें आधा कॉन्सेप्ट वहीं समझ में आ जाएगा। क्या? हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब क्या? बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए, बंध वियोजन, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। क्लियर? इसका मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बच्चों। और हमें पता बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, अरे सीधी सी बात है, इनऑर्गेनिक में कहते हैं ना बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड डिसोसिएशन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक होने के लिए क्या? हीट को गेन करेगा सबस्टांस। अरे कोई आइस है बेटा सॉलिड फॉर्म में, हीट गेन करेगी तभी तो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो बॉन्ड बने वो ब्रेक हो जाएंगे। यस और नो? तो सभी मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे या नहीं होंगे? होंगे बच्चों। क्लियर? तो मैंने क्या कहा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हीट का एब्जॉर्प्शन होगा या एमिशन है? एब्जॉर्प्शन होगा बेटा। क्लियर? तो क्या कहेंगे, बॉन्ड डिसोशिएट यानी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एब्जॉर्ब्ड हीट होती है, और क्या करना, 1 मोल के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आई क्या? 1 मोल के रेस्पेक्ट में, यानी 1 मोल गैसेज मॉलिक्यूल। मैंने गैसेज मॉलिक्यूल क्या बोला है? अरे सीधी सी बात है, कोई सॉलिड लेंगे क्या, हमें कोई हैमर हथौड़े से थोड़ी बॉन्ड ब्रेक करने हैं, हमें एनर्जी देनी है हीट की फॉर्म में। और हीट की फॉर्म में बॉन्ड ब्रेक करना किसके लिए ज़्यादा ईजी है बेटा? गैसेज के लिए। तो हम यहाँ स्टडी करेंगे किसके लिए? गैसेज मॉलिक्यूल्स के लिए। आ गया समझ में? बस अब इनको मिला के डेफिनेशन क्या बोल देंगे कि 1 मोल गैसेज मॉलिक्यूल है, उसके सभी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, अरे जब तोड़ना ही है तो आधा अधूरा छोड़ेंगे क्या? पूरा का पूरा तोड़ेंगे। हम तो इंडियन है बेटा, ध्यान है ना, पूरा पूरा तोड़ेंगे, बीच में छोड़ेंगे क्या? नो बेटा, चांस ही नहीं है। तो क्या करेंगे, 1 मोल गैसेज मॉलिक्यूल के सभी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एब्जॉर्ब्ड हीट होती है, अवशोषित उष्मा होती है, वो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन हीट या बंध वियोजन उष्मा बोली जाती है। क्लियर? लिखो बेटा, लिखो, द एब्जॉर्ब्ड हीट, द एब्जॉर्ब्ड हीट, इसको कई सारे नाम दे देते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी वगैरह कई सारे नाम दे देते हैं। द एब्जॉर्ब्ड हीट, the absorbed heat for dissociate, the absorbed heat for dissociate, the all bonds of, the absorbed heat for dissociate, the all bonds of, the absorbed heat for dissociate the all bonds of 1 mole gaseous molecules, the absorbed heat for dissociate the all bonds of 1 mole gaseous molecule, the absorbed heat for dissociate the all bonds of 1 mole gaseous molecule is called heat of bond dissociation, is called heat of bond dissociation, called as heat of bond dissociation. कॉल्ड एज हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, 1 मोल गैसीय अणु के, 1 मोल गैसीय अणु के सभी बंध वियोजित करने के लिए, 1 मोल गैसीय अणु के सभी बंध वियोजित करने के लिए, 1 मोल गैसीय अणु के सभी बंध वियोजित करने के लिए अवशोषित उष्मा, अवशोषित उष्मा बंध वियोजन की उष्मा कहलाती है, बंध वियोजन की उष्मा कहलाती है। अवशोषित उष्मा बंध वियोजन की उष्मा कहलाती है। लिख लिया बेटा? अरे लिख लिया क्या? चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो बेटा, शॉर्ट में लिख लो, डेल एच बी डी इक्वल टू क्या होती है? पॉजिटिव। अरे प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक होगा बेटा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, डेल एच बी डी एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेज मॉलिक्यूल्स, गैसेज मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल होती है। तो लिख लो नेक्स्ट स्टेटमेंट, डेल एच बी डी एप्लीकेबल यानी हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेज मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लो। बंद वियोजन की ऊष्मा केवल गैसीय अणुओं के लिए लागू होती है या प्रयुक्त होती है। बंद वियोजन की ऊष्मा केवल गैसीय अणुओं के लिए प्रयुक्त होती है या लागू होती है। क्लियर? चलो बेटा देखो 2-3 एग्जांपल लिख के देखते हैं बेटा कैसे करना। क्वेश्चंस में अपन को वैसे ही करना बच्चों। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे एक एग्जांपल हमें ये दे रखा है, जैसे मान लो किसकी बात की मैंने, हाइड्रोजन गैस की बात की बेटा। क्लियर? अब देखो हमें पता है बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करें तो हमें पता है बच्चों हाइड्रोजन में बॉन्ड एक्चुअल में क्या होता है, अरे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यस और नो। और हमें पता है जब अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक कर दूं तो हमें पता है दोनों हाइड्रोजन एटम अलग अलग होंगे या नहीं होंगे, यस और नो। अरे दोनों एटम अलग हो जाएंगे बेटा, ये दोनों एटम अलग हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है यानी हीट ऑफ रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, डेल एच बॉन्ड डिसोसिएशन। किसका बॉन्ड डिसोसिएशन अपन ने किया बेटा, H2 गैस का किया है। बात समझ में आई क्या? अरे हमने क्या किया, H2 गैस के बॉन्ड को डिसोशिएट किया, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन किसके लिए, H2 गैस के लिए। और इसको दूसरे टाइप से और पूछेगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मैंने क्या कहा, समझ में आया? अरे सीधी सी बात है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिएगी वही तो क्या होगा, H2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोली जाएगी। क्लियर? और इस प्रोसेस के लिए उसी को तो क्या बोलेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन बोल देंगे। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना, आपको डाटा कई टर्म में दे सकता है, बॉन्ड एनर्जी भी आपको यूज करनी पड़ सकती है। क्लियर? ठीक है, ये तो सबसे सिंपल एग्जांपल है। एक एग्जांपल देखो, जैसे अपन बात करें CH4 गैस के लिए। ओके, डायरेक्ट रटोगे, ध्यान रखना बेटा कंफ्यूज हो जाओगे, स्ट्रक्चर बना के जरूर देख लेना। अगर मैं बात करूं मेथेन की, तो मेथेन में हमें पता है इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है बेटा, अरे इस टाइप से बॉन्ड होता है या नहीं होता। अगर अपन बात करें किसकी, मेथेन की, तो हमें पता है मेथेन में क्या होता है बेटा, इस टाइप से कार्बन है, हमें पता है इसकी वैलेंसी 4 है, तो ये 4 बॉन्ड बनाता है या नहीं बनाता है, यस और नो, बनाता है बच्चों। अब अगर क्या करेंगे, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें बेटा, तो क्या करेंगे, सभी एटम को अलग अलग कर दो। अरे सभी बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाएंगे, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, तो क्या होगा बेटा, कार्बन है, सभी को गैसेस फॉर्म में अलग करना, ध्यान रखना। अरे सभी को एटम की फॉर्म में लिख दो। देखो पूरे मॉलिक्यूल में 1 कार्बन था और 4 हाइड्रोजन है, सभी को अलग अलग कर दो। क्लियर? ठीक है, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है इसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। किसके लिए, CH4 गैस यानी CH4 मॉलिक्यूल के लिए हम बात करेंगे। लेकिन हमें पता है इसमें कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो हमें पता है बेटा कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। देखो कितने बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के, 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन ऐसे कितने बॉन्ड है, 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4। समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल और देखना, अच्छा एग्जाम्पल पूछे, जैसे मैंने ये लिया है C2H5OH गैस। बच्चा कहेगा सर C2H5OH तो लिक्विड होता है, गैस कैसे लिखा आपने? वैसे तो H2O भी लिक्विड होता है, लेकिन उसको भी अपन वेपर फॉर्म गैस फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमें गैसेस मॉलिक्यूल ही कंसीडर करना है। ओके, फिर मैं कह रहा हूं बेटा, डायरेक्ट करोगे गलती करोगे, पहले क्या स्ट्रक्चर देख लेना, कौन कौन सा बॉन्ड बनता है, कैसे होता है, ध्यान रखना। ओके, रेडॉक्स में जैसे रिवीजन में रेडॉक्स पढ़ रहे हैं, मैंने बताया भी है, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कार्बन एटम है तो सबसे पहले कार्बन एटम को एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो बेटा। तो क्या ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, इनकी वैलेंसी पूरी कर दो बेटा। तो देखो 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, 3 तो हो गए। हाइड्रोजन कितने हमें ऐड करने हैं बेटा, एक और ऐड कर दो 4, ये कितने हो गए 5, और इधर क्या करो एक C और OH। समझ में आ गया बेटा, यस और नो? C2 1 2 3 4 5 H5OH, समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, अब हमें पता है अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे बेटा। अगर इसके टुकड़े टुकड़े करें तो सभी एटम को अलग अलग कर दो। कौन कौन से एटम है, कार्बन एटम, कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन एटम, तो ये 2 कार्बन एटम अलग हो जाएगा, सभी बॉन्ड ब्रेक कर दो। और हाइड्रोजन के कितने एटम है बेटा, 6 एटम, तो 6 हाइड्रोजन एटम हो गए। प्लस अब देखो और कौन है, एक ऑक्सीजन एटम है, तो ये क्या हो गया, एक ऑक्सीजन एटम हो गया। क्लियर? ठीक है, तो इस कंप्लीट रिएक्शन के लिए मैं बोलूं हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, C2H5OH गैस, यानी इसकी हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन के बराबर होगी। मैंने क्या कहा, इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन, अरे सभी किसके टाइप है बेटा, हीट ऑफ रिएक्शन के ही तो टाइप है। तो मैंने क्या कहा, इस कंप्लीट प्रोसेस में हीट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगी, यानी जो C2H5OH के बॉन्ड ब्रेक
ब्रेक करने के लिए जो आपको हीट एनर्जी देनी पड़ी उसके बराबर। और हमें पता है पूरी C2H5 कंप्लीट C2H5OH के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कौन कौन से बॉन्ड हमें ब्रेक करने पड़ सकते हैं बेटा। तो देखो स्ट्रक्चर में देखो कैसे करना है, इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर के लिए बोला है, क्वेश्चन भी आपको स्ट्रक्चर बना के ही करने हैं। एक तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो क्या करूंगा बेटा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो गया, प्लस और कौन से बॉन्ड है, देखो कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय क्या, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यस और नो। अरे कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है बेटा, 5 है या नहीं है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखो और कौन सा बॉन्ड है स्ट्रक्चर में, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो क्या करूंगा बेटा प्लस कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यस और नो। अरे ये बॉन्ड हो गया बच्चों। और देखो कौन सा बॉन्ड है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो क्या करूंगा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है। इन सभी के लिए क्या करूंगा, इन सभी बॉन्ड्स के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी उसके बराबर होगा। मैंने क्या कहा समझ में आ गया, यस और नो। तो ध्यान रखना हीट ऑफ रिएक्शन क्या, कंप्लीट मॉलिक्यूल के लिए जो हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन होगी उसके बराबर, और कंप्लीट मॉलिक्यूल के लिए हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन किसके बराबर होगी बेटा, उसमें जो जो बॉन्ड है जितने भी बॉन्ड है सभी को ब्रेक कर दो बेटा, सभी को ब्रेक करने के लिए जितनी हीट चाहिए उसके बराबर। समझ में आ गया। तो ध्यान रखना पहले स्ट्रक्चर का आइडिया होगा तो ही आपको पता होगा कौन कौन से बॉन्ड है और उसका नंबर क्या है। एक बॉन्ड के लिए आपको एनर्जी दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग क्या जितने बॉन्ड है उनसे हमें मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, ये मैंने कैसे किया, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, अरे यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यस और नो। कोई डाउट है बेटा यहां तक, यस और नो, यस और नो, कोई भी डाउट हो बोलो, फटाफट लेक्चर कंप्लीट करते हैं। चलो बेटा वेरी गुड। और किसी के, और किसी के कोई डाउट है तो बोलो। तो चलो बेटा ये हमने बात की बच्चों क्या, हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। जैसे अपन ने कहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट की अपन बात करें तो फर्स्ट अपने देखा हीट ऑफ फॉर्मेशन, फिर देखा हीट ऑफ कंबस्शन, फिर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और फोर्थ पे अपन आए हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे बेटा और फिर इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कैसे पूछ सकता है, कैसे करना है। ओके चलो यहाँ तो स्क्रीनशॉट लो, आगे अपन कंप्लीट करते हैं बेटा इसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।